थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सभी लोगों का। और आज का दिन बहुत विशेष है और मेरे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन बन गया है। आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। ऊपर वाले जो ईश्वर है हमारे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी वजह से आज का दिन हुआ, उनकी वजह से मेरा जीवन हुआ। हम सब लोगों के पास उन्हीं की वजह से आज हम मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ऊपर वाली शक्ति प्रभु के लिए एक ज़ोरदार ताली हो जाए। आज के दिन के लिए उन्होंने बेहतरीन दिन बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद उनको। और विशेष तौर से परम आदरणीय MLM इंडस्ट्री के बादशाह, सेफ शॉप के सर्वोपरि, हम सबके पिता में, हम सभी की ज़िंदगी में बहार लाने वाले, हम सभी की ज़िंदगी को बेहतरीन बनाने का जिन्होंने पूरा अपना जीवन कुर्बान कर दिया है, उसी में लगा दिया है। विशेष तौर से आज उनका जन्मदिन भी है और हम सभी के लिए बहुत ही, मेरे लिए तो बहुत खास दिन हो गया कि डायमंड सेलिब्रेशन का दिन है और परम आदरणीय श्रीमान माधव सर का जन्मदिन ही है। सर को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई आपको सर, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विशेष धन्यवाद आपको, आपने हमारे जैसे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। आपके एक दिन के फैसले की वजह से मेरे जैसे लोगों के जीवन में बदलाव आया। आपको विशेष तौर से बहुत बहुत धन्यवाद सर। दो लोगों का मेरे जीवन में बहुत विशेष योगदान है, मेरे माँ और पिताजी। इन लोगों की वजह से ही मेरा आज पृथ्वी पर भी हूँ और बहुत ही शानदार जीवन मेरे को उन्होंने दिया। मैं चाहूँगा उनके लिए सबसे पहले एक ज़ोरदार ताली हो, बहुत ज़ोरदार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। पिताजी आज नहीं हैं, लेकिन मुझे ऐसा एहसास है कि यही हैं वो। उनको बड़ी तमन्ना थी कि मैं यहाँ पर इस मंच को पाऊँ, बहुत तमन्ना थी। लेकिन आज इस मंच पर प्रत्यक्ष रूप से साथ में खड़े नहीं है, लेकिन मेरे साथ हृदय में, मेरे ऊपर सर पर आशीर्वाद रख के लगातार मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ। कुछ ही समय पहले वो हम लोग छोड़ के चले गए, लेकिन मुझे एहसास है कि आज मेरे साथ वो हैं और उन्हीं के उस आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आपने बहुत सारी यात्रा मेरी देखी, सुना। वो यात्रा अलग है, लेकिन उसके अलावा यहाँ मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव हुए, मैं पहले ज़रूर चाहूँगा कि दो और ऐसे शख्स भी मौजूद हैं। इस बिज़नेस में आने के बाद जब सब कुछ ठीक चलने लगा है, तो पिताजी मेरे जब चले गए दुनिया से, तो जिस दिन वो गए उसी दिन तुरंत रात को फ़ोन, तुरंत लगातार संपर्क में थे, लेकिन उसी दिन उन्होंने फ़ोन करके एक बात मुझे रात को बोला, कोई बात नहीं, पिताजी हैं, जाएंगे, सबके गए हैं, आज पृथ्वी पर जो आया उसे जाना है, लेकिन हम आपके साथ हैं। पिताजी की जगह एज इट इज़ करें हैं। और मैं रियल बताऊं, उन्होंने मेरे जीवन को बदल करके रख दिया। और पिता के ना होने का और पिता रहते हुए भी मेरा हाथ पकड़ करके पूरा इस मंच तक लाके खड़ा किया परम आदरणीय मेरे श्रीचंद पटेल सर और श्रीमान अच्छे सर। ये दोनों शख्सियत ऐसी ग्रेट शख्सियत है, किसी को भी उठा करके मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, विशेष आपको धन्यवाद। इसी तरह मेरे सर पर हाथ बना के रखें। जीवन मेरा आप लोगों ने बदला है, बहुत बड़ा जीवन बदल गया है। दोस्तों, आज एक भ्रम टूटा है। मेरे जैसे आदमी के साथ ये मंच का मिलना, डायमंड बन जाना, ये रियल में एक भ्रम है। लोग कहते हैं डायमंड नहीं बनते, लेकिन मैं कहता हूं कि इसको दुनिया का सबसे आसान काम मुझे ऐसा लगता है कि जैसे यही हो। डायमंड बनने से ज़्यादा आसान काम अगर कोई और होता तो आप खुद सोच के देखिए कि मैं जहां फंसा हुआ हूं, जिस जगह मैं था, मेरे अलावा बेहतरीन तरीके से उसे कोई और नहीं जान सकता। और मैं रियल आपको बता सकता हूं कि वहां से
डायमंड बनना बहुत मुश्किल काम लग रहा था, डायमंड तो दूर की बात था, लेकिन अगर डायमंड फिर भी बना जा सकता है तो आज एक बात तय हो गई है कि कोई भी आदमी डायमंड बन सकता है, कोई भी आदमी डायमंड बन सकता है। मेरे जैसा आदमी अगर बन सकता है ना, कोई भी बन सकता है। अभी मैडम बता रही थी यहां पर कि थोड़ा सा हम लोगों ने देखा कि हमारा सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। बिल्कुल सही बात है। उनकी शादी से पुरानी अगर मैं बात करूं तो जब मेरा जन्म हुआ तो मेरे पिताजी, मेरे माताजी, जैसे आपने देखा मेरे पिताजी आर्मी में सर्विस करते थे। जब मैं छोटा सा था तब से उन्होंने पालन पोषण करके बड़ा किया है। तो जब छोटे थे हम तो अच्छा खिलाना, अच्छा पढ़ाना, क्योंकि एक फौजी का जीवन पैसे की तंगी से तो नहीं गुजरता, पैसा तो ठीक ठाक मिलता रहता है, कभी भी टेंशन नहीं होती किस महीने पैसा आएगा कि नहीं आएगा, लगातार बढ़िया खिलाया, बचपन बहुत अच्छा गुजरा। मुझे रियल में ये पता ही नहीं कि बचपन में कोई तकलीफ होती भी है क्या। अच्छे से अच्छा कपड़ा मुझे पहनाया, अच्छे से अच्छे स्कूल में मुझे पढ़ाया, अच्छे से अच्छी जगह जो हो सकती थी वो उन्होंने मुझे दिलाया। मैं जिद्दी भी था, शुरुआत से मेरी बहुत जिद पूरी की। मेरे माताजी पिताजी ने मेरी हर जिद को पूरा किया और लगातार उस बचपन से मैं ना पढ़ता हुआ धीरे धीरे ऐसे चल रहा हूं। मैं समझता हूं कि जैसा जीवन मुझे दिया ना वैसा आम लोगों को नहीं मिलता होगा शायद। अपनी पूरी ताकत लगा करके अपना पूरा जीवन उन्होंने मेरे और एक छोटा भाई मेरा है, हम दोनों भाइयों के लिए ही समर्पित कर दिया और चले गए दुनिया से। अच्छा खासा जीवन ऐसे चलते चलते, पढ़ाई लिखाई मेरी साथ साथ कराते रहे, अच्छे स्कूल से पढ़ा, केंद्रीय विद्यालय से पढ़ाई हुई मेरी लगातार, इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ाई भी किया हूं। जीवन अच्छा चल रहा है लगातार। थोड़ा सा जीवन आगे बढ़ रहे हैं तो जो मेरा आगे का जीवन बढ़ा, मतलब जवानी का टाइम आया तब भी अच्छा, हमेशा उन्होंने मेरा ध्यान रखा पढ़ाई लिखाई के साथ साथ। और पढ़ाई लिखाई ग्रेजुएशन तक अच्छे से चलता रहा हमेशा। जब ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुआ, हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन सब कंप्लीट होने के बाद उनके मन में ना एक तमन्ना रहती थी मेरे लिए कि मैं ना कोई, क्योंकि सैनिक थे तो हमेशा ये रहता था कि मेरा बेटा ना ये भी कुछ बढ़िया बन जाएगा तो अच्छा होगा, अधिकारी बन जाए कम से कम तो मजा आ जाएगा। एनडीए भी मेरे को उन्होंने एग्जाम दिलाते थे, बहुत सारे मेरे लिए फॉर्म भरवाते थे। उनको मुझसे उम्मीदें रहती थी बहुत ज्यादा। उनको रहता था कि ये ना कोई बड़ा अधिकारी बन सकता है और हमेशा वो इस बात के लिए मेरे को प्रेरित करते रहते थे। मेरे लिए फॉर्म्स लाते थे, फॉर्म्स होते हैं भरने के लिए कि ये भर देगा तो कोई अधिकारी बन जाएगा। और मेरे को फॉर्म भरवाते थे, बताते थे इस डिपार्टमेंट का फॉर्म निकला है तू भर दे। और मैं फॉर्म लाते थे और पता नहीं मेरे मन में क्या चलता था कि मुझे ना नौकरी नहीं करनी है, और मैं नौकरी ना करने के लिए उस फॉर्म को भरता ही नहीं था मैक्सिमम टाइम। कई बार तो उस फॉर्म को वो खुद ही जो है ना डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर्स भरवा करके देते थे, बेटा इसको जमा कराना, और मैं उसको भी जमा नहीं करता था। मैं आपको यकीन दिलाऊं, अभी पिताजी जब गए तो बॉक्स में से इतने सारे फॉर्म्स पुराने निकले। माँ ने देख के बताया तेरे फॉर्म जो पापा रखा करते थे और बाद में बोला करते थे कि देख इसको हम कहा करते थे फॉर्म भर दे, पर इसने ये फॉर्म भरता नहीं था, और भरता था तो इसको जमा नहीं करता था, रखा हुआ। इतने सारे निकले वो। मेरे मन में यही रहता था कि मैं बड़ा आदमी बनूं, कोई बड़ा बिजनेसमैन बनूं, ये मेरे मन में रहता था। और वही हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि बिजनेस करने के लिए सुना था कि बहुत पैसा भी लगता है। अब वो कहते थे कि जब बिजनेस करना है यार पैसा ज्यादा लगना है, तो बहुत बड़ा पैसा तो नहीं था कि बहुत सारा पैसा लगा के किया जाए। छोटे मोटे बिजनेस भी हम लोग कर, मैंने जो सोचा वो उन्होंने करवाया भी, वो बिजनेस भी मुझे करा दिया गया। तो अभी बिजनेस के नाम से सुनता था तो मैंने जनरेटर का काम शुरू किया शुरुआती पीरियड में। वो जनरेटर का काम बड़ा बढ़िया चलने लगा, अच्छा चलने लगा मेरा काम। 1 जनरेटर, 2 जनरेटर, 3 जनरेटर, 4 जनरेटर ऐसे फैलने लगा धीरे धीरे करके, और फैलता फैलता वो अच्छा चला। लेकिन क्या होता है ना कि पढ़ाई लिखाई भी कर लेता है आदमी तो थोड़ा सर पे कुछ और भी चढ़ता रहता है। लगता था यार मैं जनरेटर का काम करने के लिए बनाऊं क्या, व्हाइट कलर वाला आदमी होना चाहिए। ये क्या मतलब मैं मिस्त्री वाला टाइप का हो गया, कभी भी डीजल खत्म हो जाएगा, कभी भी ये हो जाएगा, ये भी काम करवाना पड़ेगा साथ साथ में। तो बड़ा मन में रहता था। लेकिन पैसे की कोई कमी नहीं थी, अपनी कमाई जब से शुरू हुई पैसे की रियल में कोई कमी नहीं थी। मैं जनरेटर के काम से 1999, 2000, 2001 जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा,
1 से 1.5 लाख रुपए उस समय कमाया करता था, एक नंबर से आराम से बढ़िया पैसा कमाता था। मेरी शादी उसी दौर में हुई है। मेरी शादी किसी सरकारी नौकरी वाले से नहीं की गई थी, मेरी शादी भी कराई गई तो जनरेटर वाले से कराई गई थी। खास बात देखिए आप कि जनरेटर वाला इसी शादी कर दो। नाम था, पहचान थी, क्षेत्र में जाना जाता था जनरेटर वाले। हाँ, जनरेटर वाले। अड़ोसी पड़ोसी को पता के लेना, जनरेटर वाले साइड में कोष्टक में लिख दिया करते थे उनके पास में। इतना नाम फैला हुआ था चारों तरफ। पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वही भूत, व्हाइट कलर जॉब, थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए। अधिकारी पापा सोचते थे तो कुछ होना भी चाहिए। LIC साथ साथ पकड़ लिया। LIC के साथ साथ ये लगता था यार बिजनेस पता नहीं ये वाला कब तक चलेगा, कभी डाउनफॉल आएगा तो थोड़ा सा फिर जॉब करना शुरू करा। बच्चों का जन्म हुआ, बिटिया का जन्म हुआ, मुझे लगा चलो एक जॉब भी कर लेता हूं साथ में। प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट कर लिया। यूरेका फोर्ब्स मेरी पहली जॉब थी। यूरेका फोर्ब्स में मैं गया। यूरेका फोर्ब्स में मैं जाता था लोगों के घरों में। मतलब शुरुआती पीरियड, मेरी बिटिया बड़ी छोटी सी थी, उसको उस स्कूल में भर्ती कराया। तो उस स्कूल में भर्ती कराते टाइम यही सोच रहा था कि इसको यहां से भर्ती कराऊंगा और 12th इसी स्कूल से निकालूंगा, ये सोच के स्कूल में डाला था। सिटी वोकेशनल पब्लिक स्कूल मेरठ का बहुत बेहतरीन स्कूल है, उसी में डाला था। और यूरेका फोर्ब्स में जॉब भी शुरू हो गया। सुबह सुबह घर से निकल जाते थे, उसको स्कूल छोड़ना और फिर आ जाना सुबह 7 बजे यूरेका फोर्ब्स से लेकर के तुरंत मार्केटिंग करना, क्योंकि उसमें भी मार्केटिंग स्टार्ट था, चलना शुरू कर देते थे। और ऐसे चल रहा है धीरे धीरे। साथ में LIC भी आ गया। पता चला LIC में नेटवर्क से पैसा आता है, इसलिए मैंने कहा इससे ज्यादा, जितना ज्यादा होल्डर्स होंगे, पॉलिसी होल्डर्स होंगे, उतना ज्यादा पैसा आएगा। बिजनेस माइंड वहां भी काम कर रहा था और धीरे धीरे वो भी चल रहा है। LIC होने लगा। LIC करते करते, क्योंकि LIC की एजेंसी थी, LIC की एजेंसी के साथ साथ जब मैं काम करता था तो मेरे साथी थे कई सारे, वो भी मेरे साथ करते थे। अच्छा परफॉर्मेंस, उस परफॉर्मेंस अच्छा रहता था। फिर मुझे LIC के बाद बजाज एलियांज में जॉब मिली। बजाज एलियांज में मेरे ही LIC के एक साथी मुझे लेके चले गए, बोले यार कहाँ एजेंट बने रहोगे, आओ तुम्हें यहाँ अधिकारी बना देते हो। मैंने कहा चलो। तो वहाँ पर डेवलपमेंट ऑफिसर का पोस्ट मिल गया, सेल्स मैनेजर भी हो गया। उधर पढ़ाई लिखाई साथ साथ MBA कंप्लीट और ये भी हाथ में हो गया। और ऐसे करते करते धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। मतलब पास्ट अच्छा है, ये अच्छा, सब अच्छा चल रहा है, लग रहा है सब कुछ अच्छा। गाड़ी है, वैगन कार आ चुकी थी तब तक, बाइक भी थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। बच्चे बढ़िया पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। एक बेटा एक भी आ गया है, बिटिया भी है, दोनों पढ़ रहे हैं, सब सही चल रहा है। थोड़े दिनों बाद वही बड़ा बिजनेसमैन बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है। जॉब चल रहा है बजाज एलियांज में। उसी पीरियड के अंदर बिजनेस करने के लिए जो मन में ख्वाब था वो जागृत हमेशा रहता था। मेरे एक साथी उसी बीच में आते हैं मेरे पास में और मुझे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखाते हैं, और मैं बिल्कुल सोच लेता हूं कि हाँ यही वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिससे जिंदगी बदल सकती है। और वो साथी मेरे खुद के, मेरे कंपनी के ही एम्प्लॉई थे। मेरे पापा बोला करते थे तेरे जैसे लोगों की जरूरत 200 साल पहले होती थी। कितने साल? 200 साल। जानते हैं क्यों? कहते थे 200 साल पहले लोगों को बहुत भरोसा होता था, लोगों पर मान लेते थे, बात मान लिया करते थे। और 200 साल पहले तेरे जैसे लोगों की जरूरत होती थी, तो गलत दुनिया में पैदा हो गया है। मैं आज आपको बताऊं, उनकी उस बात का उस दिन मुझे एहसास हुआ। क्यों? जिन्होंने मुझे आगे बताया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा काम है, थोड़े से पैसे लगाओगे, रिटर्न आएगा और कुछ दिनों बाद में बढ़िया आपका लाइफस्टाइल हो जाएगा। आमतौर से बहुत सारी आजकल जैसे होता है ना, कई बार स्कीम्स टाइप आती है। तो मुझे लगा बिजनेस शायद यही है, स्टॉक मार्केटिंग में बड़ा अच्छा बिजनेस चल जाएगा, मुझे ऐसा लगा तुरंत। और मैंने वहां से बिजनेस के लिए हाँ कर दिया। उन्होंने कहा 10,000 से शुरू होगा और फिर इसको आप बढ़ा भी सकते हैं। मैंने साहब उनके कहने से 10,000 रुपये लगा दिए, क्योंकि अपने साथी आते हैं, मैंने मान लिया बात। और 10,000 रुपये हमने लगाया। 10,000 के बाद थोड़े दिनों बाद दोबारा जाते हैं और बोलते हैं कि ये इसको स्कूल को अगर आप और अच्छा करेंगे तो ये 1 लाख भी लगा सकते हैं, 1 लाख लगा देंगे तो और अच्छी रिटर्न आएगी। मैंने और अच्छी रिटर्न के लिए फिर सोचा चलो ये बढ़िया कह रहे, और बोला कि मैंने 1 लाख ही लगाया है अपने लिए। उन्होंने ये बता दिया और मैंने 1 लाख उनके कहने से भी लगा दिया। और थोड़े दिनों में मेरा वो रिजल्ट जो है
धीरे धीरे पैसा भी आ रहा है, 1 महीना 2 महीना, उन्होंने बताया 20% हर महीना ग्रोथ आएगा। अब आप मुझे बताइए, किसी बिजनेस से 20% ग्रोथ आने लगे तो कैसा ग्रोथ होगा? बढ़िया होगा ना, बढ़िया होगा। तो मुझे लगा कि यार 20% ग्रोथ आएगा, चलो पैसा लगा देता हूं। 1 महीना 2 महीना पैसा भी आने लगा, और फिर थोड़े दिनों बाद और अचानक बोलते हैं सर देखो स्कीम में ना कुछ बदलाव होने वाला है, और ये बदलाव थोड़े दिनों बाद में 20% बंद करके कंपनी सिर्फ एक मुश्त पैसा आपको देगी, वो भी 6 महीने बाद। अगर आप 31 तारीख तक कर देंगे जितना भी इन्वेस्टमेंट, और जिस किसी दूसरे का भी करवा देंगे, तो समझ लीजिए आपके पैसे की और ग्रोथ हो जाएगी। 20% आपके वाले का और 5% उनके वाले का भी आपको मिलेगा। जितने मर्जी लोगों को आप करवा दीजिए। मैंने यार वही है ना, बिजनेसमैन बड़ा दिमाग कह रहा है कि यार बिजनेसमैन वाकई ज्यादा लोग होंगे तो बिजनेस अच्छा होगा, ये दिमाग कहने लगा। और मैं आपको बताऊं, मैं उनकी बात में मान गया और मैंने अपने आप को स्टार्ट करा। फिर मैं पैसे ढूंढ रहा हूं, कहां से पैसे मुझे अरेंजमेंट करके बढ़ा के लगा देने। और मैंने इधर से भी ले, इधर से भी ले, मैडम के ज्वेलरी तक भी निकाल करके गिरवी रख डाली आखिरी दिन के चक्कर में। और मेरा फेस वैल्यू बहुत अच्छा था, मैं आपको रियली बताऊं, मेरे को लोग बड़े अच्छे से प्यार करते थे, आज भी करते हैं। उस समय बहुत ज्यादा प्यार करते थे लोग, और मेरी बात को मान लेते थे। और मेरे कहने से लोगों ने धड़ाधड़ तुरंत मान के लगाना शुरू कर दिया, और लगाया पैसा, और इतना पैसा लग गया कि लगभग 42 लाख रुपया मेरे द्वारा, लोगों के द्वारा लग गया, जिसमें से खुद मेरा 4,60,000 रुपया पर्सनल मेरा खुद का भी चला गया। मेरे कई साथी यहां बैठे हैं जिनका उस समय पैसा लगा था, यहां भी बैठे हैं। और वो पैसा लगने के बाद दोस्त, मैं आपको आज एक बात बताऊं, मेरे बात पैसा लगना खराबी नहीं था, वो तो चलो लग गया, लेकिन एक काम अब जो दोस्त थे ना, पैसा लगाने वाले भी दोस्त ही थे, पहचान वाले थे, लेकिन फिर एक नया काम स्टार्ट होता है। वो जो दोस्त थे ना, कहते कि पैसे को बड़ी महारत हासिल होती है दोस्त को दुश्मन में बदलने में। और वो जितने भी लोग थे, वो सारे के सारे लोग फिर जो पैसा दिए थे, अब ये भूल गए कि कंपनी को दिया था, जबकि कंपनी कहाँ गए थे, स्टॉक में लगाया था उन्होंने, वो सीधे मेरे पास आना शुरू हो गए और मुझे लगातार टॉर्चरिंग शुरू कर दिया। और मेरी जो लाइफ है ना, उसके अंदर एकदम से भूचाल सा स्टार्ट हो जाए। सब कुछ अच्छा चल रहा है, वहाँ वो सारे के सारे लोग अचानक में मेरे पास आना शुरू हो गए। और मेरी जो जॉब चल रही थी, क्योंकि मेरे को अब अचानक बोझ लगने लगा, मेरी जिंदगी में बोझ लगने लगा। घर आ जाते थे 10 लोग 15 लोग, अचानक गाड़ी में बैठ के आ जाना और बैठा के लेके जाना, जबरदस्ती रास्ते में से बैठा के ले जाना, कहीं से भी मुझे ले जाते थे उठा करके। मतलब मुझे जिंदगी में ना ऐसा लगने लगा, यार मैंने क्या पाप कर दिया लग रहा है ये करके। घर में भी लोगों को एकदम मैं लगने लगा, यार क्या कर दिया इसने अचानक। अच्छा चलता था, पापा मम्मी सबको दुख दे दिया मैंने, भाई सबको दुख दे दिया एकदम से। सब मन में परेशान, क्या हो गया ये। वो लोग आते थे तो मतलब डराते थे मुझे ना, उठा के ले जाते थे गाड़ी में। और उनके गाड़ियों में ना मतलब हथियार सब पड़ा रहता था। और मैं सोचता रहता था, यार ये मार देंगे मुझे लग रहा है। और मैं मुझे ले जाते थे मेरी गांव की जमीन पे ले जाते थे। बता तेरी जमीन कहाँ है? क्या बताऊं उन्हें जमीन कहाँ है, मेरी है क्या, पिताजी की है। कह रहे इससे बेच के वसूल करेंगे। क्या करूं, घर देखते थे ऐसे आके, घर पे 250 गज का घर दिख रहा है, हाँ ठीक है शहर का घर है, आधा तो तेरा भी है ना। मैं कह रहा आधा तो मेरा है, पर क्या करूं। लगातार मतलब इतना टॉर्चर करने लगे। मेरी जिंदगी ना किसी, उस समय मैं ऐसा कहूं कि नर्क कहा जाता है, लेकिन वो ओरिजिनल नर्क मैं सोचता था यही है लग रहा है। ना सुबह देखते थे ना रात देखते थे, कोई टाइम ही नहीं मुझे, मतलब घर में से ना छुपना पड़ता था। और मैं बताऊं, वो जो हम लोग डिसीजन क्या था, गलत डिसीजन मेरा था, मेरे परिवार वालों का नहीं था। डिसीजन तो मैंने लिया था, मैं चाहता था करोड़पति बन जाऊं वहां से, घर वाले थोड़ी चाहते थे। कष्ट घर वालों को होता था, कष्ट दोस्तों को होता था, ऐसे रिश्तेदारों को होता था। और वो दोस्त मैं आपको रियल बताऊं, वो दौर इतना खतरनाक था। वो कंपनी का ऐसा दौर था, कई सारे लोग उस कंपनी में जैसे पैसे लगा देते थे। आज भी मैं कई जगह लोगों को देखता हूं, लगा देते किसी भी कंपनी में पैसा, देखते नहीं होता हो। कोई आ जाए बताने के लिए आज
कि आपको थोड़े से पैसे लगा करके तरक्की मिल जाएगी, लगा देते हैं, सड़क पे आ जाते हैं, कोई चिंता नहीं होती। कई लोगों ने पैसा उस समय लगाया। एक मछुआरे साउथ की लड़की थी, मैं बताऊं आपको, 2 करोड़ रुपया लगा दिया कंपनी में, मछुआरों का गला काटने की स्थिति आ गई, सुसाइड कर लिया। मेरे अपने एरिया से बहुत सारे लोगों ने सुसाइड करा उस पीरियड के अंदर, उस कंपनी के अंदर पैसा लगाने के अंदर की वजह से। और मैं खुद ऐसी कंडीशन पे आ गया, मुझे लगा कि बस गेम खत्म है। और मैं वहां से धीरे धीरे ना, चलो यहां तक की बात ठीक आ जाए, वही परेशान करते तो ठीक था, उठा करके मुझे ले जाएं, कभी साइन करवाएं, किसी कागज पे साइन कराएं, चेक साइन करवाएं, जबरदस्ती जबरदस्ती धमकी दे, लगातार धमकी दे। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते तेरे? अरे यार, एक दो ने तो ऐसा तक बोल दिया, ये जो तेरी बीवी है ना, उसी के सामने उसके मुंह पे बोल रहे हैं, ये जो तेरा पल्लू है ना, सफेद करने में हमें 1 मिनट लगेगी, सफेद करने में 1 मिनट लगेगी। कैसा पति हूं मैं, ये सुनवा रहा हूं उसको, सफेद पल्लू कर देगी उसका। जिंदगी ना खौफ का दूसरा नाम था, खौफ का दूसरा नाम। उठा उठा के ले जाते थे, यहां तक तो चलो ले जा रहे हैं, ठीक है। मेरी हालत लगातार डे बाय डे गिरता जा रहा हूं, मैं परेशान हूं, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा, कहां से निकलूंगा अब यहां से। सोचता था कि कभी घर वालों को परेशान नहीं करूंगा पैसों के बारे में, लेकिन सब कुछ तो दांव पे मैंने ही लगा दिया, क्या बचेगा। हालत खराब हुई, खुद को तबीयत खराब हो गई, अस्पताल एडमिट हो गया, पैरालिटिक टाइप अटैक लगा, हॉस्पिटल एडमिट हुआ। टाइम पे ले गए घर वाले हॉस्पिटल, इंजेक्शन ठोके गए, आधे हिस्से पे असर पड़ा तुरंत। इतना प्रेशर, माइंड मतलब काम करना कंट्रोल से बाहर हो रहा था। इतना सब तो चलो ठीक था, मैं फिर भी लड़ रहा हूं उसी जगह, मैं अपने ही शहर में लड़े जा रहा हूं। मैं कोई बात नहीं, चलो यार जहां काम कर रहा हूं वहीं काम करता हूं, उसी नौकरी को करता हूं, उसी को करता हूं, कर रहा हूं। क्योंकि बच्चे हैं, मुझे सामने दिखाई देती थी मेरी बिटिया, ये डॉक्टर के लिए बोलती थी, बेटा छोटा सा भी, ये भी दिखता था कि क्या करूं क्या करूं। एक दिन तो हद हो गई, मैं फिर अपनी कंपनी में जॉब के लिए गया हुआ हूं। जब कंपनी में जॉब के लिए गया हुआ ना, अचानक मेरे पास एक फोन आता है, मेरी मां का फोन आता है। और दिन था 26 अप्रैल 2011, पूरी लाइफ को चेंज करने वाला दिन था वो, यूं चेंज कर दिया, मतलब मुझे 360 डिग्री घुमा दिया उसने, तो बचा ही नहीं कुछ। अचानक मेरी मां का फोन मेरे पास आता है, बेटा कहां है? और घबराई हुई है बहुत बुरी तरीके से। क्या हुआ मम्मी? बेटा पुलिस आई थी, बुरी तरीके से घबरा करके, और तुझे ढूंढ रही है। मैं कहा मुझे क्यों ढूंढ रही है, मैंने क्या किया? अब तक तो लोग ढूंढ रहे थे, आदमी ढूंढ रहे थे, पुलिस क्यों ढूंढने लगी? मैं बड़ा आश्चर्य पड़ गया, मैंने कुछ भी ऐसा काम नहीं किया कि पुलिस ढूंढे मुझे, क्या करे? बोले यूं कह रहे मर्डर करके घूम रहा है तेरा लड़का। मेरे पांव के नीचे से ना दोस्त जमीन निकल गई उस दिन। मैंने कहा ये तो झेल रहा था, अब इसे कैसे झेलूंगा, ये नई चीज कहां से आ गई। और मैं आपको रियल बताऊं दोस्त, शाम का वक्त मुझे मेरे कुछ नहीं सूझा। उसके बाद मैं सोच रहा हूं अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं, इधर देख रहा हूं उधर देख रहा हूं। पता चला बच्चे घर पे नहीं थे, बृहस्पतिवार का दिन था, और मैं भागा भागा, ये मंदिर जाया करते थे, साईं बाबा मंदिर जाते थे, वहीं पड़ोस में साईं बाबा मंदिर था थोड़ी दूरी पर। शाम का टाइम था, मुझे पता चला, ये मैंने फोन मिला, कहाँ हो? बोले मंदिर है। मैंने कहा इन्हें भी नहीं पता है उस टाइम तक कि कोई ऐसी घटना घटी है। और मैं सीधा इनके पास पहुंचा, वहां जाके मैंने इनसे बोला, मेरी बिटिया मेरा बेटा और वाइफ वहीं पर थे मंदिर में। मैंने कहा यार ऐसे से बात हुई, मम्मी ने ऐसे से फोन किया है, गड़बड़ हो गया क्या? मैंने कहा मैं तो यहीं से जाऊं, और उन्होंने कहा कि अब वापसी मत आना घर पे, वो किसी भी टाइम आ जाएंगे। माँ का फोन, मेरा दिल की धड़कनें तेज हो चुकी हैं अब। मैडम को बोल के मैंने कहा तुम घर चले जाना, मैं तो घर जाऊंगा नहीं, क्योंकि अभी मामला उल्टा हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे अपने घर भेज दिया, मेरे ससुराल। मैं वहां चला गया, रात काटना है, समय काटना है। अब देखो रात हुई, रात को पुलिस, फिर घर, फिर घर। बच्चे इतने इतने से थे मेरे, ये बेटा शायद 4th या 5th में था, बेटा 8th या 9th में रहा होगा, बिटिया। और वहीं से ना वो जो दिन था,
एकदम मतलब मेरा बेटा ना कांप जाता था, घर में पुलिस अंदर एंट्री मार रही है, ये दे दो खोलो, ये देखो अंदर, ये अलमारी में देखो इसमें छुपा होगा, इधर छुपा होगा। क्यों छुपाऊंगा मैं खुद नहीं पता। और मेरा लड़का ना बेटा कांप जाता था, रास्ते में सड़क पे चलते हुए देख कर डर जा रहा था वो। लेगो में पुलिस को कहीं देखे ना तो डर जाता था वो। मैं भी अपने बारे में बताऊं, मैं चलता था रोड पर तो कहीं ट्रैफिक पुलिस में भी खड़ा है ना कोई आदमी, मैं उसी को देख कर डर जा रहा हूं, मेरे लिए खड़ा है क्या। सही आप बताओ, मेरे को ना कुछ नहीं सूझ रहा है उस टाइम पर, यहां पे हैंग हूं मैं, बिल्कुल भाग रहा हूं इधर उधर, मैं कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। और ऐसे में जब कुछ नहीं मिल रहा है ना, और उन्होंने ऐसे ऐसे 307 420 ऐसे ऐसे करके मेरे पास 35A करके धाराएं लगवा लगवा के सब झूठे मुकदमे फर्जी मुकदमे डाल के, मुझे खुद को नहीं पता मैं वहां हूं कि नहीं हूं, और मैं हैरान परेशान। और लगातार जो मुकदमे डाल रहे, मां बोल रही मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, और वो बोल रहे हैं कि मर्डर करके घूम रहा है। मैंने मां को बहुत कष्ट दिए अपनी, शुरुआत से दिए मेरी मां को बहुत कष्ट दिए मैंने, लगातार दिए। और जब वो घर जाते थे ना, मेरे घर मतलब एक फौजी के घर जा रही है पुलिस बेवजह, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं नतमस्तक होकर ढूंढ रहा हूं कोई तो बचाए मुझे, कोई तो बचाए। अब ऐसे में ना एक शहर दूसरा भाग रहा हूं मैं, इधर से उधर भाग रहा हूं, सिर्फ रास्ता नहीं मिल रहा है मुझे। और इस बचाव में मैं आपको आज बताऊं, नौकरी मेरी जा चुकी है, सब कुछ खत्म है। मैडम ने बोला ना अभी करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति ला दिया, सही में रोडपति ही ला दिया था। और अब मैं कहां जाऊं, जब ये मुकदमे और ये सब चल रहा है ना, तो मैं परेशान, मैं कब करूं क्या। मैंने कहा चल, क्योंकि घर पे रोज परेशान, ऐसे मैंने कहा पढ़ाई भी नहीं होगी बच्चों की, ये भी नहीं होगा। और ऐसे में ना मैं अचानक फिर 2-3 में, मैं आपको बता दूं, वो जो जिस दिन दर्ज हुआ है मुकदमा, तब से लेके आज तक मैं अपने उस घर में एक दिन भी जाके सोया नहीं हूं, एक दिन भी जाके सोया नहीं हूं। घर वही है, एज इट इज है, सारी चीजें वैसी की वैसी है, मैं सोया नहीं वहां। बाहर धीरे धीरे 10 साल गुजर गया उस बात को। मैं वहां से अभी सब चल रहा है आगे, बचाव के लिए रास्ता ढूंढता हुआ मैं प्रयागराज, मेरे एक पुराने जानकार थे जो राजनीति में थे, उनके पास पहुंच गया। मैंने कहा मुझे बचाइए, क्योंकि मैं ये परिवार वाले जिसके पास जाते थे ना, पता है वो बोलते क्या थे, वो ये भी झूठ बोलने वाला कुछ भी बोल देता है दरअसल। मैं तो हैरान हो जाता हूं, कहते सीसीटीवी कैमरे में आया हुआ है। यार मैं था ही नहीं, कहां से आ जाऊंगा सिटी कैमरे में, मैं वहां हुई नहीं, लेकिन वो ऐसा बोल देते थे। लास्ट में जांच, मैंने कहा भैया, एक मंत्री जी थे ललन राय साहब, मैं चाहूंगा उनके लिए एक जोरदार ताली हो जाए। आज जिंदगी को बचाया उन्होंने उस समय पर मेरी। उस समय पे उन्होंने, मैंने कहा भैया, मेरे से पूछे सही सी क्या है, सही सी बता। मैंने कहा भैया अगर कुछ भी सच हो ना तो गला टंगवा दीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ एक ही बात चाहता हूं कि मेरी जो जांच है ना वो प्योर हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। देखो मैं किसी की अप्रोच नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, थोड़ा पढ़ा लिखा हूं, तो मैंने ना सबको अधिकारियों को मेल करना, ये सब करना, दूर दूर से मैं ये सब करता रहता था, ऊपर तक सबको मेल भेजा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सबको भेज डाला मैंने कहा मुझे बचाओ। मुझे रिटर्न रिप्लाई आए, उसके बाद मुझे वो जो उन्होंने मुझे जांच बैठी, जांच सही होने लगी, और जब जांच सही हुई तब जाकर के मुझे उससे मुकदमे से निजात मिली। लेकिन उस निजात मिलने के अंतर में ये आया कि मैं इलाहाबाद प्रयागराज में जब घूमता था ना एक एक चीज के लिए, तो मुझे रास्ते पर चलते चलते कुछ नहीं दिखता था। कई बार ऐसा होता था, अभी दीपावली आ रही जैसे, पैसे के लिए इतनी तंगी होने लगी कि दीपावली वाले दिन घर नहीं जा पा रहा हूं मैं, अपने कमरे के लिए मेरे पैसे नहीं है, मैं किराए बच्चे इंतजार कर रहे हैं उसके लिए, कैसे घर जाऊं, ये टेंशन मुझे होती थी उन दिनों। और ऐसे में मुझे कोटक महिंद्रा में फिर मैंने वहीं जॉब करी इलाहाबाद में, और वो जॉब करते करते मुझे बिजनेस वहीं पे करते करते वहीं मंत्री जी के यहाँ पर वहाँ एक शख्स मिले, और उन्होंने मुझे ये बिजनेस के बारे में जब बताया तो मैं शुरू में डरा हुआ था, तो मुझे समझ में नहीं आता था।
लेकिन उनकी बात समझ के थोड़ा सा लगा कि यहाँ तो प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी के बारे में सुना तो पहले डर लग रहा था, लेकिन उनसे सुना, उनके बिजनेस को समझ रहा, वो बता रहे हैं यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं प्रोडक्ट्स को भी उस टाइम पे समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि पास्ट बहुत खतरनाक हो चुका था। और जब उन्होंने मुझे प्लान दिखाया, सब कुछ जानकारी दी, तो प्रोडक्ट के बारे में जब बता रहे थे तो मैं कह रहा यार ये तो पेस्ट भी है इसके अंदर, ये तो इसके अंदर तेल भी है, इसमें कपड़े भी हैं, इसमें सब चीज़ें जो हम बाजार से खरीदते हैं, वहाँ तो कोई कपड़ा था नहीं, वहाँ तो कोई सामान था नहीं, इसलिए मुझे नुकसान हुआ। मैंने उनकी बात को समझा और दोस्त उस दिन उस बिजनेस को ज्वाइन करा, और वो कोई और शख्स नहीं थे, आदरणीय भानु राय सर थे, यहीं बैठे हैं। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस योग्य मुझे सोचा कि मैं इस प्लान को कर सकता हूं, और मैं उस दिन उस प्लान को ज्वाइन कर गया। ज्वाइन करा, समस्याएं खत्म नहीं थी, ये तो पास्ट की समस्या थी लेकिन खत्म नहीं हुई, अब समस्याएं आगे फिर शुरू होती हैं, क्योंकि प्रोडक्ट था, बिजनेस था, सब कुछ था। मुझे लगा कि हाँ ये जिंदगी है, यहां से बदली जा सकती है, प्लेटफॉर्म भी मिल गया है, कर भी सकता हूं, लेकिन समस्या तो वहीं की वहीं खड़ी है ना। अब लोग मुझे कहां से अचानक मिलेंगे? जिन लोगों के पास जाना था वो मेरे पुराने थे। प्रयागराज में प्लान दिखाने जा रहा हूं लोगों को, तो तुरंत लोग सुन नहीं रहे, तुरंत लोग सुन नहीं रहे। कुछ लोगों को ज्वाइन भी कराया तो अभी वो सुन नहीं रहे। सर ने बताया क्या करना चाहिए, बोला ट्रेनिंग में बताया कि लिस्ट बनाइए, लिस्ट में जो नाम देखूं तो ज्यादातर लोग मुझे यहां के मिले। परिस्थिति ऐसी थी कि मतलब मैं जो नौकरी कर रहा था ना, मेरा ना वहां मन लगता था, क्योंकि लगातार तो कोर्ट में तारीखें, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीखें मुझे कोर्ट की अटेंड करनी पड़ रही थी। उधर बिजनेस आ गया मेरे हाथ में, ज्वाइन कर लिया। महीने में मतलब मुझे आए दिन तो तारीख पर जाना पड़ता था, कोर्ट में तारीख तारीख तारीख। उधर सर ने बताया ट्रेनिंग भी अटेंड करेंगे तो बिजनेस चलेगा। ट्रेनिंग के लिए मैं जा रहा हूं, लिस्ट बताया, लिस्ट बनाओ। तो मैं बोला सर लिस्ट तो मेरे पास इधर तो कम है, इधर तो मेरा ज़्यादा जानता नहीं हूं मैं लोगों को, गाजियाबाद मेरठ तरफ तो लोग हैं। वहां जा रहा हूं, जिनको प्लान दिखा रहा हूं उनमें से ज़्यादातर लोग तो वही थे जिनको मालूम था मेरा बैकग्राउंड क्या हो चुका है। जब बैकग्राउंड खराब हो जाए तो क्या आसानी से सुनेंगे लोग बात? उन्हें तो पता है ये कोई फ्रॉड बोलता था उस टाइम पर, कोई कुछ बोल रहा था, और मैं बड़ा दुखी, मैं यार क्या बोलूं इनको। मैं जाता भी था तो मन मार के चलाता था, कई बार तो वो जब मना करते थे ना मन टूटता था। एक बार आदरणीय पटेल सर मेरे साथ गए, प्लान दिखा रहे, प्लान दिखाया, सामने वाला बिल्कुल सामने इन्हीं को, मुझे लगा सर इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप लाए हो, लेकिन मेरा जो पास्ट खराब हो चुका है ना उसकी वजह से आपको मना कर दिया जा रहा है। आपके प्लान में दिक्कत नहीं है, मैंने एक बात ठान लिया, मगर प्लान में दिक्कत नहीं लग रही है, वहां भी आ गया। फिर भी मन थोड़ा सा डाउट में रहता। शुरुआती पीरियड में मैं आपको बताऊं एक और चीज मेरे साथ बहुत अच्छी हुई इस प्लान को करने में। अच्छी हुई कि प्लान ज्वाइन करा था, उसके थोड़े ही दिनों बाद, 1 महीने के अंदर अंदर सर का फोन आता है, सर एक डायमंड सेलिब्रेशन है। अब आप देखिए एक और खास बात, डायमंड सेलिब्रेशन है। अब मुझे नहीं मालूम है डायमंड सेलिब्रेशन क्या होता है, आज आप में से बहुत सारे लोग पहली बार आए होंगे यहाँ पर, मुझे भी मालूम नहीं था उस दिन डायमंड सेलिब्रेशन क्या होता है। बोले डायमंड सेलिब्रेशन लखनऊ जाना है, और मैं आपको बताऊं लखनऊ के नाम से मुझे बड़ा दूर है, ये कुछ नहीं लगा उस टाइम पे, मुझे ये लगा सर ने कहा है, क्योंकि ये तो पता चल गया कि बिजनेस बनने के लिए लोगों का साथ होना बहुत जरूरी है हमेशा, ये तो समझ में आ गया था। तो मैंने कहा वो अपॉर्चुनिटी गलत थी, यहाँ अपॉर्चुनिटी तो ठीक है, यहाँ सिर्फ ये है कि मुझे मेरे अपने विश्वास को वापस लाने में थोड़ा वक्त लगने वाला है, ये मुझे पहले दिन से पता चल रहा था। तो मुझे डायमंड सेलिब्रेशन देखने के लिए सर ने कहा, और मैं आज आपको बता दूं आप में से आज बहुत सारे लोग पहली बार यहाँ आए होंगे, बहुत सारे लोग अकेले आए होंगे, बहुत सारे लोग किसी ना किसी के साथ आए होंगे। मैं भी ऐसे एक डायमंड सेलिब्रेशन में लखनऊ चला गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम था, और उस डायमंड सेलिब्रेशन के अंदर मैं बैठा हुआ ना, उस डायमंड सेलिब्रेशन को मैंने देखा, और डायमंड सेलिब्रेशन ना किसी और का नहीं था, परम आदरणीय हमारे श्रद्धेय श्रीमान परशुराम सर का डायमंड सेलिब्रेशन था। चाहूंगा एक जोरदार ताली आदरणीय सर के लिए हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी डायमंड सेलिब्रेशन से सर ने कहा आप खुद भी आ जाएंगे और आपके साथ कोई आदमी आ जाएगा तो समझ लीजिए काम हो जाएगा। मुझे लगा कि बड़ा अच्छा हो जाएगा, चलो। तो मैंने प्रयास करके ना अपने साथ 4 लोगों को लेके गया। मैं बोला कई लोगों का था, सारे लोग गए नहीं, लेकिन 4 लोग चले गए। और मैं आपको बता दूं चारों लोग आज इस हॉल में बैठे हुए हैं, यहीं पे बैठे हुए, दोबारा भी यहाँ बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं। मैंने कोई इसमें नया काम नहीं किया। जब मुझे बताया ना सर ने कि इसमें, मैं वहाँ हॉल में गया ना, तो वहाँ सर को मैंने डायमंड बनते हुए देखा, और मेरे मन में उस दिन एक चीज़ आया, यार परिस्थिति, क्योंकि मेरी परिस्थिति बहुत खराब थी। सर उस दिन मुझे जानते नहीं होंगे, माधव सर, परशुराम सर, इनका मंच पे तो सेलिब्रेशन हो रहा था, मैं ऐसे एक किनारे में बैठा हुआ था सीट पर, और वहाँ बैठा हुआ मैं, वहाँ पे ना बैठे बैठे जब सब देखा सर का प्रोग्राम,
सर की पोजीशन देखी, हालात देखी, मतलब यार ऐसे भी डायमंड बन जाते हैं क्या? आज करोड़पति बन रहे हैं, सब कुछ बदल गया इनका। तो मुझे ना थोड़ा सा विश्वास और बढ़ गया, मुझे लगा कि ये बढ़िया है, अब करना चाहिए मजबूत, मतलब मुझे विश्वास मजबूती में बदल गया। और मैंने ना उस दिन उस मजबूती को इतना मजबूत बनाया, मैं आपको रियल बताऊं, जब जब डायमंड सेलिब्रेशन आया, अपने आप को मैंने फिर लगातार काम में रखा इस काम को। पहला डायमंड सेब आया, दूसरा डायमंड सेब आया, उसमें दीपक शर्मा सर 27 लोग पहुंचे। तीसरा डायमंड सेलिब्रेशन आया तो आदरणीय ब्रिजभूषण सर का फिर लखनऊ में 117 लोगों के साथ पहुंचे। फिर चौथा डायमंड सेलिब्रेशन आया। तो जब ये डायमंड सेलिब्रेशन मेरे पास आया, इस डायमंड सेलिब्रेशन से मेरी जिंदगी ने ना यू टर्न लेना शुरू किया। और दूसरा डायमंड सेलिब्रेशन दीपक शर्मा सर, और तीसरा डायमंड सेलिब्रेशन श्रीमान ब्रिजभूषण सर का डायमंड सेलिब्रेशन था। उस डायमंड सेलिब्रेशन में 117 लोग, और उसके बाद फिर घनश्याम यादव सर का डायमंड सेलिब्रेशन मैंने दोस्त कहीं और नहीं देखा, इसी हॉल में बैठ करके देखा था, और 237 लोगों के साथ मिलकर के इसी हॉल के अंदर बैठ करके देखा था चौथा डायमंड सेलिब्रेशन। मैं आज आपको एक ये मंत्र छोटा सा देना चाहूंगा जरूर। ये डायमंड सेलिब्रेशन ऐसा सेलिब्रेशन होता है, आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, पैसा आता है नहीं आता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पैसा है नहीं है, योग्यता कितनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां आने के बाद आप सीखते, मुझे लगा मैं हर डायमंड सेलिब्रेशन में मजबूती के साथ खड़ा हुआ। और उसके बाद श्रीमान अच्छे सर को, जब मैंने ज्वाइन किया था तब गोल्ड थे, फिर मैंने उनको डायमंड बनते देखा। और उस डायमंड सेलिब्रेशन में 400 से ज्यादा लोग मेरे बैठे हुए थे हमारी टीम से, और लगातार ये बढ़ता चला गया, और यहीं से ये श्रृंखला बढ़नी शुरू हो गई। मेरा रास्ता लगातार बढ़ रहा था। दूसरी तरफ मेरी जो समस्याएं थी वो एजिटी चल रही थी। सेब शॉप तो ताकत दे रहा था, लेकिन मेरी कमजोरी जो पहले से मौजूद थी, वो पास्ट जो था मेरा, वो मुझे साथ साथ लेके चल रहा था। अब मुझे उसको भी चलाना साथ में, इसको भी चलाना साथ में, दोनों को साथ साथ ट्रेवल करना है। बहुत सारी दिक्कतें आती थी। अब शुरुआत में बिजनेस नहीं चलता है, जब शुरुआत में आते हैं तो बिजनेस चलता है, लेकिन बच्चे मेरे बड़े बड़े हो रहे हैं, धीरे धीरे उनकी क्लास बढ़ रही है, उनको फीस भी चाहिए, उनको पैसा खाना भी चाहिए, सब कुछ तो चाहिए। एक दौर ऐसा आने लगा, बिटिया स्कूल की फीस नहीं जाती थी महीनों। मैं जिस मकान पे किराए पे रहता था, 6-6 महीने साल भर किराया नहीं दे पाता था। बड़े अच्छे लोग हैं, पर स्कूल वालों को भी धन्यवाद दूंगा, जो प्रिंसिपल साहब थे, बहुत ही शानदार। जब ये दौर चलता था ना दोस्त, जब वो मुकदमे चल रहे थे, एक चीज और तोड़ रही थी मुझे उन दिनों। और मैं आपको बता दूं, मेरा बेटा, मतलब मुझे नहीं मालूम था ये क्या हो रहा है। उस पीरियड में मेरे बेटे के पैर में पता नहीं क्या हुआ, अचानक जो पहले से ठीक था, अभी आप देख रहे होंगे वो पैर उसका गड़बड़ है, उसी पीरियड में मेरे बेटे के पैर में गड़बड़ी शुरू हो गई। मैं उसको दिखा भी नहीं पा रहा हूं, हॉस्पिटल नहीं लेकर जा पाता था। आधी बार मैडम लेके जाती थी, पैसे भी पास में नहीं है, और टूटा पड़ा हूं पूरी चारों तरफ से। उधर बार बार बच्चों को पैसे चाहिए, स्कूल को पैसे चाहिए। आज मेरे बेटे का पैर डॉक्टर ने बोला है कि 20 साल के बाद में इसका ऑपरेशन करा सकते हैं, चेंज होगा, हिप चेंज होगा उसका पूरा। एक दिन तो मैं उसका ऑपरेशन कराने के पैसे नहीं थे, लेकिन आज मैं उसका हिप चेंज कराने के लिए भी बैठा हूं तैयार, चाहे 5 लाख लगे, चाहे 6 लाख लगे। अब टेंशन खत्म हो चुकी है। सेफ शॉप के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आई एम रेडी फॉर डेट। मेरे पास जब सफर को तय कर रहा हूं तो रास्ता बंद है, और धीरे धीरे सेफ शॉप से खुल रहा है, ट्रेनिंग के माध्यम से। ट्रेनिंग बढ़ी, और अभी ट्रेनिंग मेरे साथ मैं अकेला हूं पहले, फिर कुछ लोगों को साथ लेके चलना ट्रेनिंग के लिए। बोले कि यार 3-4 लोगों को आप ट्रेनिंग पे, जैसे इलाहाबाद लेके जाना पड़ता था स्टार्टिंग पीरियड में, गाजियाबाद में, एनसीआर में क्षेत्र में मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है। एक 2 लोगों के साथ मिलकर ट्रेनिंग कराओ। सर बताए कि सर ट्रेनिंग अगर आप वहीं पर करवाने लगेंगे तो वहाँ अच्छा हो जाएगा। तो मैंने गाजियाबाद में ट्रेनिंग कराना शुरू किया। सर को बुलाता था वहीं से, मगर सर आ जाएंगे, थोड़ा सा ट्रेनिंग हो जाएगा। तो सर लगातार आके बहुत साथ देते थे, लगातार ट्रेनिंग पर उनको सपोर्ट करते थे। और वो ट्रेनिंग के बाद में धीरे धीरे ट्रेनिंग फैलना शुरू हुआ, लोगों का साना शुरू हुआ। और इन ट्रेनिंग्स में ना मेरे अंदर एक जज्बा आने लगा, जो मैं मतलब बहुत कमजोर था, दयनीय पोजीशन पे रहता था, डरा हुआ रहता था। यहाँ पर होता था विनर्स एटीट्यूड डेवलप होना शुरू हुआ, अंदर एक चीज डेवलप होने की, यस आई एम विनर। हर बार जाता था, बाहर लोग मुझे तोड़ते थे, लेकिन सर बोलते थे कि यस यू कैन डू इट, आप चैंपियन हैं, आप कर सकते हैं, आप ये हैं। मतलब मुझे हमेशा ताकत देते थे, ताकत। और उस ताकत की वजह से क्या हुआ सोच के देखिए आप,
ताकत की वजह से मैं लगातार जीतने की तरफ बढ़ने लगा। और दिक्कत में यहां था, दिक्कत में कोर्ट भी चल रहा था वहां साथ साथ। ये जो बार बार आई एम विनर, आई एम विनर, आई एम विनर, चैंपियन, इसकी वजह से मैं वहां पहुंचा तो मेरे कोर्ट के भी आज सारे के सारे केसेस, मुकदमे सब खाली हो चुके हैं। फ्री हूं आज, बिल्कुल कोई डेट नहीं बची है, सब और सबको जीता हूं, सब जीता हूं मैं। और धीरे धीरे वो सफर की तरफ आगे बढ़ गए हम। आज ट्रेनिंग से माध्यम से सारा मैं सफलता की तरफ जो बढ़ा हूं, आज डायमंड बना हूं। तो ये डायमंड बनना भी उस ट्रेनिंग ना होती तो ये भी ना होता। मैं आपको रियल बताऊं, हर ट्रेनिंग से सीखा, हर चाहे वो कहीं ट्रेनिंग हुई मैं वहीं पहुंच जाता था, कहीं मैं रुका नहीं, लगातार मैं चला। बिजनेस कर रहा था, शुरुआत में पीरियड में नौकरी के लिए, जब नौकरी नहीं मिल रही है तो मैं चला गया एक कंपनी में नौकरी के लिए। शुरुआत में पैसा नहीं आ रहा है तो मैं आपको बताऊं, जिस फील्ड में मैं काम करता था, जब स्थिति खराब चल रही थी तो वो फील्ड ही बोलने लगा कि ये सेल्स का स्टफ आपके अंदर नहीं है। मैं कहता था यार सेल्स का स्टफ भी खत्म हो गया, लेकिन ये हमारी अपॉर्चुनिटी ने, सेफ शॉप ने वो सारे स्टफ को मजबूत बना दिया। आज वो सब चैलेंजेस के साथ आगे बढ़ते हुए आज मैं इस बिजनेस में आपके सामने सर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से यहां तक पहुंचा। एक साइड का बिजनेस जैसे चलता नहीं था, धीरे धीरे वो ट्रेनिंग से चल गया। फिर जब चला तो दोनों तरफ बिजनेस होना शुरू हो गया। नेटवर्क में लीडर्स की भरमार होने लगी, सारे लीडर्स मजबूत होते चले गए, ट्रेनिंग से सबको ताकत मिलने लगी, हर व्यक्ति अपॉर्चुनिटी में बदलने लगा उसको, बिजनेस को। और ऐसे करते करते आज सेफ शॉप ने जिंदगी में बदलाव बहुत सारे कर डाले। आज इतने बदलाव अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो बच्चे जिनको मैं पढ़ाने के लिए भी परेशान हो रहा था ना उन दिनों, एक समय तो ऐसा दौर आ गया था, मैं आपको बताऊं, प्रयागराज का ही मैं आपको बता दूं, इतना मैं हताश हो चुका था अपने पीरियड के अंदर। एक दिन मैं प्रयागराज नैनी ब्रिज तक पहुंच गया, दुखी आत्मा इतना दुखी हो गया, मुझे लगा कि अब कुछ है नहीं जिंदगी में, तू सब कुछ खत्म कर चुका है। और वहां से सोचा कि आज बस एंड कर सकते हैं और कुछ नहीं है। लेकिन सेफ शॉप में आने से, लगातार काम कर लेने की वजह से मेरे पास में, मेरी जिंदगी में इतना बदलाव हो गया। अच्छा, वहां पे खड़े खड़े ना मैं ऐसे आपको आज वो सीन बताता हूँ, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि यहीं से चला जाता हूँ आज, और ऐसे मैं सोच रहा हूँ, बस बहुत देर में खड़ा रहा उस दिन ऊपर, और वहां से मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या कुछ तो मिले, कुछ तो मिले, कोई तो रास्ता मिले। और मैं एक ही चीज को देख कर रुका, मेरी बिटिया को सोच के मैं रुका। यार मेरे वो बिटिया कह रही है डॉक्टर बनूं, मैं डॉक्टर कैसे बनेगी वो, अगर मैं चला जाऊंगा तो डॉक्टर कैसे बनेगी वो। मैं रिटर्न करके गया था वहां से, ऐसे मैंने कहा कुछ मुझे दो। उसी के बाद मुझे तुरंत थोड़े दिनों के अंदर सेफ शॉप मिला था। चाहूंगा सेफ शॉप के लिए एक जोरदार ताली हो जाए दोस्त, जोरदार वाली। जिंदगी बदलती है सेफ शॉप। मैंने लोगों की बदलते देखा था और फिर भरोसा करा और काम करना शुरू करा इसके अंदर। मैडम बता रही थी ना कि जाते थे तो मैं सपोर्ट करती थी, रियल में इन्होंने सपोर्ट किया है, हमेशा सपोर्ट किया है। खुद बच्चों की फीस जमा करना हो, कुछ भी काम करना हो, लगातार करती थी, लगातार। और मैं बताना चाहूंगा आज एक बार की बात, एक बार मैं अचानक मुझसे बोली, पता नहीं क्या बात हो गई, अचानक कहते हो ना कोई कोई लोग मन बना देते हैं, कह देते हैं कि भाई, जैसे खुद भी बोल रही थी अभी मैडम, यहीं बोल रही थी, तो अक्सर हमारे घरों में कई बार ये प्रॉब्लम भी हो जाती है, बोल देते हैं कि बाहर हैं, ज़्यादा दिक्कत ना हो। मैं बताऊं आपको, रियल में बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस दिन एक बार इन्होंने मुझसे कहा, ऐसे पता नहीं मैं परेशानियों में घूम रहा हूँ, अचानक पता नहीं क्या बात हुई, परेशानी भी है, ये भी कर रहा हूँ, बोली आई लव यू बोल के दिखाइए, आई लव यू बोली, ऐसे बोल दिया इन्होंने एक दिन। और पता नहीं मैं किस दिमाग में था उस टाइम पे, टेंशन में था, मैं बोला मुझे परेशान मत करो अभी, ऐसे बोल दिया उनको। आज बोलता हूँ आई लव यू, आई लव यू। आज बोलता हूँ। ये ना होती तो मैं यहां आता ही नहीं। इन्होंने बहुत झेला है मुझे, झेलना ही कहूंगा। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं आज मेरी बिटिया डॉक्टर बनने जा रही है, और ख़ास बात है प्रयागराज से ही बन रही है। आदरणीय गुरुदेव के ही संरक्षण में, स्कूल में
सड़कें वहीं पे कॉलेज से बन रही है। मेरा बेटा जीडी गोयनका में पढ़ता है, जीडी गोयनका के टॉप स्कूल्स में पढ़ रहा है। ये अचीवमेंट्स मैं आप बताऊं, पैसा कौन कितना कमाता है मैं नहीं जानता, प्रॉपर्टी बहुत सारे लोग बनाते होंगे, बनेंगी। मेरे पास सर बताते हैं, माधव सर, कि प्रॉपर्टी जो है ना, आपके जो तीसरा बेटा है, अगर आप सेफ शॉप बना लेंगे तो उसको जो है आप प्रॉपर्टी बन जाएगी। मैंने तीसरा बेटा सेफ शॉप को बनाया। और मैं चाहूंगा कि आज सर के बर्थडे पर एक तोहफा जो बनाया था वो तो था ही, एक और है। मैं चाहूंगा कि आदरणीय परशुराम सर के लिए भी एक मेरे बेटे ने एक स्केच तैयार किया था, मैं सर को भी वो जरूर चाहूंगा। सर प्लीज ले आइए। युवराज, थैंक यू सर। और ये सब जो हो पाया ना, अभी नेशनल में ना ये अचीवमेंट है। रोहतक में पड़ता है आदरणीय हमारे जो एमएलए डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े जो सरताज हैं आदरणीय नरसिंह ग्रेवाल सर, उन्हीं के शहर में पड़ रहा है आज, ये उन्हीं के शहर में पड़ रहा है। सब कुछ बदल जाता है दोस्त। आज सब चीज़ों से फ्री हूँ, कर्ज मुक्ति हूँ, केस से जीत चुका हूँ। सेफ शॉप ने सबसे फ्री कर दिया है। जो रिलेशंस बिगड़े हुए थे ना वो सुधर चुके हैं। जिन लोगों ने मुझे, जो आज मैं बताऊं, मैं उन लोगों को विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरा उनसे कोई बैर नहीं है। आज आपको बता दूं, उन लोगों को विशेष आभार और धन्यवाद, मेरी आवाज सुनेंगे बताएंगे, मैं उनको आज विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके मुकदमे करने से मेरे ऊपर जो भी उन्होंने उस समय किया, उस समय मुझे खराब लग रहा था, पर रियल में उन्होंने जो किया उसकी वजह से मैं यहां आ गया। विशेष धन्यवाद उनको, विशेष धन्यवाद उनको। वो नहीं करते मैं वहीं बैठा रहता उसी शहर में। उनके कर देने की वजह से आज आप सारे लोगों का प्यार मुझे मिला। उनके कर देने की वजह से आज मुझे सारे महागुरुओं का आशीर्वाद मिला। और दोस्त, इतिहास लिखना तो अभी शुरू करेंगे हम। अभी हमने किया नहीं है कुछ भी, अभी तो चल के देखा है थोड़ा सा बस। अभी तो हम लोग यहाँ तक आए हैं। और बता दूं, परीक्षाएं चलती रहेंगी, लगातार चलेंगी। मैं आपको दो छोटी छोटी बातें आज भी अभी बता के फ्री करूंगा। परेशानियां ना लगातार कभी भी आ सकती है, पता नहीं रहेगा। मैं कल आ रहा था यहाँ पे परिवार के साथ, ऊपर वाला हमेशा मेरे साथ होता है। कल मैं आ रहा था। मैं 2-3 सवाल पूछूंगा आपसे सर। सबसे पहला सवाल, अभी इन परेशानियों से आप निकले हैं, ऐसे ढेर सारे लोग इस देश में परेशान हैं, उसके लिए अभी आपका क्या कमिटमेंट है वो बताइए। वही मेरा कमिटमेंट है सर। जो लोग कमिटमेंट में लास्ट में वही चल रहा हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि घबराना नहीं है। और मैंने अभी तक का सफर सिर्फ चलना शुरू किया है। एक एक दिन, एक एक रात ना पहले सोचा था कि घर में रहना, आज सुना है मैं रहता ही नहीं, आज भी नहीं रहता हूं। मेरे जैसी परिस्थिति के हर इंसान का, पर मेरे से भी मेरी परिस्थिति कुछ नहीं है, मैं लगातार जानता हूं। आप यहां बैठे हुए लोगों को पता नहीं है किसके अंदर क्या चल रहा होगा। मुट्ठी बंद हो रही होगी आज, यहां पर हो गई होगी मुट्ठी अब तक बंद। और मैं भरोसा दिलाता हूं, मैं साथ हूं, मेरे पूरे मेंटर साथ है। और 100% एक एक घर के अंदर ये खुशियां ये पहुंचा के छोड़ेंगे हम, सारी खुशियां पहुंचाएंगे। अच्छा, सारी खुशियां पहुंचाएंगे। दूसरा मेरा सवाल है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और शेफ साहब ने बहुत कुछ आपको दिया है। एक ग्रेट लीडर, एक ग्रेट जो व्यक्तित्व होते हैं, वो जो भी पाते हैं उसको लौटाते हैं। तो शेफ साहब के लिए अपलाइन या इस इंडस्ट्री या इस देश को क्या लौटाना चाहेंगे आप? इस देश के सर सेफ शॉप तो खुद ही सबको दे रही है और मैं उसी में एक हिस्सा हूं। मैं सेफ शॉप से ही के माध्यम से जितने भी लोग मेरे साथ लगे हैं, एक एक कंधे से कंधा मिला कर चले हैं और आगे चलते रहेंगे। मैं एक कमिटमेंट करता हूं आज कि
इसी साल 2023 के अंदर मेरे साथ आने वाले जो पर लीडर्स आ चुके हैं उन सबको डायमंड 100% बना के बहुत अच्छा, साथ में बहुत अच्छा। और 2025 तक पूरा झोंक दूंगा, जहां बोलेंगे जैसा बोलेंगे वैसा काम करूंगा। 2025 तक महागुरु जी 200 डायमंड्स नेटवर्क के अंदर तैयार करके छोड़ेंगे। बहुत अच्छा। अक्षय जी की टीम में वैसे तो लीडरों की भरमार है, मगर उन लीडरों में आपका पोजीशन कहां पे होगा अगले 6 महीने के अंदर? सर, लड़ाई टॉप पे रहने की हमेशा रहती है और मैं टॉप ही रहूंगा, नंबर वन रहूंगा और पूरी टीम नंबर 1 ही रहेगी महागुरु जी। और टारगेट चल रहा है इस समय, आपकी टीम से लोग होंगे, पूछ सकते हैं टारगेट जीतना चाहते हैं, पूछिए। जीतना चाहते हैं, टारगेट चाहते हैं कितने लोग? सारे क्या कमिटमेंट है? क्या कमिटमेंट है दाड़ के? महागुरु जी, टारगेट में इस बार, क्योंकि मैं टारगेट जीता हूं और अनुभव भी है, विदेश यात्रा भी टारगेट के जरिए करा हूं और मुझे पता है विदेश का आनंद क्या होता है। और इस बार मेरा कमिटमेंट यही है कि अपने नेटवर्क से पूरा शतक टारगेट विजेताओं का लगा करके उनको विदेश यात्रा करा के छोड़े दे। एक शतक पूरा टारगेट में पूरा शतक लगाएंगे। और महागुरु जी, जो खुशियां जो अपार आपने हमें दी हैं, आपके माध्यम से मुझे मिली हैं, मैं विशेष तौर से ये सारी खुशियां अपने सारे लोगों तक लौटाऊंगा। और आज परीक्षाओं से मैं चलते वक्त एक ही बात कहूंगा कि घबराना नहीं है लाइफ के अंदर, क्योंकि पता नहीं है परीक्षाएं कब कहां आ जाती हैं। कल आपके बीच में यहां आज तक भी मैं परीक्षा दे के आ रहा हूं और अभी यहां आया हूं तो भी परीक्षा दे के आ रहा हूं, इस मंच पर आया हूं तो भी परीक्षा दे के आया हूं। परीक्षाओं से कभी घबराइएगा मत, जिंदगी में पता नहीं कब आएगा। कल आया था तो आप हैरान हो जाएंगे, चलते चलते कहते हैं ना, आपका प्यार इतना, सबका आशीर्वाद इतना बड़ा है मेरे साथ। कल मैं आ रहा था तो गाड़ी से जिससे मैं आ रहा हूं, मैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ने से थोड़ा सा पहले मेरी गाड़ी का आगे और पीछे का दोनों टायर एक साथ फटा है। आप हैरान होंगे प्यार कितना ज़्यादा है मेरे साथ में, इतना आशीर्वाद है कि किसी को खरोच नहीं आई और बड़े आराम से हो गया और टायर चेंज करके हम यहाँ तक आए। आज मैं यहाँ आया हूँ, मेरे को एक कमी मेरे को यहाँ बहुत खली है। मेरा छोटा भाई भी यहाँ पर आना था, लेकिन यहाँ जेपी पैलेस पर आते आते उसके पैर में अचानक पता नहीं क्या हो गया। अभी उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद आपके बीच में यहाँ आया हूँ। दिक्कतें आएंगी लाइफ में, हारना नहीं है, मजबूती रहना है और मजबूत रहेंगे यही आगे तक लेके जाएंगे। और ये मजबूती मैंने लगातार परशुराम सर से सीखी है, माधव महागुरु जी से सीखी है, लगातार ना हारने का एटीट्यूड सबसे सीखा है। अच्छे महागुरु जी, मेरे सारे ग्रेट मेंटर से मैंने ये ना हारने का एटीट्यूड सीखा और ये कमिटमेंट है, कभी हारेंगे नहीं, कभी झुकेंगे नहीं। 100% कमिटमेंट है, एक एक व्यक्ति को उसकी मंजिल तक लेके जाएंगे। अभी मंजिल की शुरुआत नहीं है, सर ने कल बता दिया था और मैं भी बता रहा हूं। ये तो कहते हैं कि वो हाई स्कूल का एग्जामिनेशन पास हुआ है, हाई स्कूल का एग्जाम पास किया है, अभी कंटिन्यूस करके यूसीए तक का सफर अभी आशीर्वाद महागुरु ने दिया है। यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने से पहले हिम्मत नहीं हारेंगे, लगातार यूसीए। यही बात है, शेर वाली भाषा बोलो, शेर वाली भाषा। और सुनो, आप आज सुबेरा हो चुका है, आज के बाद अंधेरे की कोई बात नहीं, अंधेरा दफन हो चुका है। आज से एक नया अंजाम शुरू हो रहा है, उजाला आ चुका है और खुद के जीवन में उजाला आया, हजारों लाखों के जीवन में सिर्फ उजाला लाने की बात करेंगे अपनी जुबान से। आज के बाद से कोई भी इस तरह के टॉक नहीं करेंगे। हम चाहेंगे संदीप जी के लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए और जोरदार तालियां। अब 2-3 पंच लाइन बोल के आप मन से आ सकते हैं। अब महागुरु जी को हम लोग सुनेंगे। थैंक यू सर। और बस यही कहना चाहूंगा अब आखिर में अपनी वाणी को विराम देने से पहले मेरे सारे ग्रेट मेंटर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे सारे कोलाइंस लीडर्स, मेरे अपलाइंस और जितने डायमंड क्लब यहाँ बैठा हुआ है, इन सबको विशेष धन्यवाद। आप लोगों ने आज जो कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे मेंटर्स को और गुरु माताओं को यहाँ पर आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों की वजह से हम लोगों की लाइफ में पूरा चेंज हुआ है। और सभी साथी मेरे लीडर्स को विशेष धन्यवाद।
आने वाले समय में, आने वाले 1 से 2 सालों के अंदर अंदर ये टीम इतिहास लिख के दिखाएगी, बहुत बड़ा काम हम करके दिखाएंगे। और जो माधव महागुरु जी ने कहा हुआ है ना, उस लीडर की तलाश करते हैं जो लीडर इतिहास रचेगा, एक आएगा, एक आके सैलाब लेके आएगा, वो एक मैं ही साबित होकर दिखाऊंगा। 100% एक वो लीडर मैं अपने आप को बना के दिखाऊंगा जो अपने आप को साबित करके दिखाएगा, 100% उस लेवल में खड़ा करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु। बहुत बढ़िया।